हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीडीपी सीटेट की क्लास चल रही है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग एक एक चैप्टर को आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज ये हम लोग 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 5 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिलेबस भी लिखवाया हूँ, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझे थे, यानी वृद्धि और विकास को। सेकंड चैप्टर में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को समझे थे। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हम लोग समझे थे विकास की अवस्था यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को समझे थे। और फोर्थ चैप्टर जो आपका था वो था वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को समझे थे। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर हम लोग डिस्कस किए हैं वो था सोशलाइजेशन और एक तरीके से सामाजिकरण प्रक्रिया। इनके हम लोग 5 चैप्टर बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किए हैं, उनके एमसीक्यू को भी सॉल्व किए हैं। तो उन क्लासेस को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आज का हम लोग 6 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है तो भैया जेंडर यानी लिंग को डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को तो डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग 20 से 25 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ताकि टॉपिक के बीच में जो गैप वैप रह गया हो बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते ही आप लोग टिक कर पाए। ठीक है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट मैं डेवलप करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेंडर से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कहोगे सर जब जेंडर शब्द सामने आता है यानी लिंग जब शब्द सामने आता है तो इसका क्या अर्थ निकलता है? तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से इसे हम देखें तो कह सकते हैं कि सर जिससे किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो, यानी व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो जिससे किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो तो उसे हम लिंग कहते हैं। और सामान्यतः यह कोई नेचुरल प्रक्रिया नहीं होती, यह हमारे समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वह व्यक्ति पुरुष है, वह व्यक्ति स्त्री है। यानी किसी के रहन सहन, किसी के खान पीन को आधार बनाते हुए हम लिंग का निर्धारण करते हैं, हम स्त्री पुरुष या फिर थर्ड जेंडर का निर्धारण करते हैं। इतना चीजें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ जाना चुका। और एक शब्द यहीं पे आता है सेक्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, बीएड में मैं ये पढ़ा भी चुका हूं। जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बल्कि जो लिंग होता है, जो जेंडर होता है, ये आपका सोशल प्रोसेस होता है, ये सामाजिक प्रक्रिया होती है। जो जेंडर है ये समाज द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए आइए अब नोट पॉइंट करके लिखें। यहां से क्वेश्चन भी बनता है। कैसे बनेगा? जब एमसीक्यू बताएंगे अभी नीचे तो वो बातें आ जाएंगी, पहले यहां पे समझिए। जेंडर इस बात की ओर इशारा करता है, यानी जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद दिखते हैं वो प्राकृतिक ना होकर समाज द्वारा निर्धारित करते हैं। यानी जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी बॉडी का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके अतिरिक्त जितने भी हम विभेद देखते हैं, जितने भी एक तरीके से डिफरेंस देखते हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो हमारे समाज के द्वारा। और इसी निर्धारण को हम एक तरीके से लिंग विभाजन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते 2 पॉइंट यहाँ पे समझ गए होंगे। एक पॉइंट कि भैया लिंग क्या होता है, जिससे किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो, और एक तरीके से ये समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्त्री और पुरुष का समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसके रहन सहन, उसके खान पीन पे। ठीक है, और एक आपका होता है कि लैंगिकता, यानी एक आपका होता है सेक्स, तो ये होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इतना बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। सामाजिक संरचना में के रूप में लिंग की भूमिका क्या होती? तो हम सब जानते हैं, अगर हमें भैया समाज की संरचना करना है तो उसमें दो सिक्के के 2 पहलू इंपॉर्टेंट है। एक है आपका स्त्री और एक है पुरुष। बिना स्त्री, बिना फीमेल और बिना मेल के समाज की संरचना की कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो समाज में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्त्री और पुरुष की। तो सामाजिक संरचना में जो लिंग की भूमिका है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें 2 लोग मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं, एक वुमेन और एक तरीके से मेल। ठीक है, तो इतना इसके बारे में अच्छे से जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए समाज के दोनों आवश्यक अंग है, स्त्री पुरुष दोनों, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेन बॉडी पार्ट है हमारे समाज के। ठीक है, ऐसे हम किसी एक को नहीं कह सकते कि, या फिर किसी एक की श्रेष्ठता को नहीं हम बता सकते कि नहीं पुरुष श्रेष्ठ है, स्त्री कमजोर है, या फिर स्त्री कमजोर है, पुरुष श्रेष्ठ है। किसी एक की श्रेष्ठता की हम बात नहीं कर सकते, ये सरासर गलत होगा। स्त्री पुरुष में बांटना भी लोगों को गलत होगा। बिल्कुल हम समाज में अगर स्त्री पुरुष दोनों के मिलकर समाज बन रहा है तो दोनों को बराबरी का दर्जा दें, तब हम कह सकते हैं कि ये लैंगिक समानता हो रही है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं समाज के संरचना में स्त्री पुरुष दोनों का रोल है, और किसी भी आधार पे स्त्री पुरुष को बांटा नहीं जा सकता। दोनों को भैया बिल्कुल समान एक तरीके से अवसर दीजिए डेवलपमेंट करने के। इतना पॉइंट उम्मीद करते हैं आप लोग खूब अच्छे से समझे होंगे। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिंग रूढ़िबद्धता को समझते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को समझते हैं। ये क्या होता है? हम सीधे सीधे कह सकते हैं
हैं कि देखो बिना किसी तर्क, बिना किसी आधार के, बिना किसी एक तरीके से तथ्य पे हम किसी के बारे में जो धारणा प्रदर्शित करते हैं उसी को हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं जो लड़कियां होती हैं वो सामान्यतः की एक तरीके से गृह विज्ञान लेती हैं, ये होम साइंस लेती हैं, तो ये एक तरीके से हमारी रूढ़िबद्धता सोच को प्रदर्शित करता है। बिना किसी तथ्य के बारे में, किसी के बारे में अगर हम धारणा बना ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है वो रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है। जैसे सिंपल से शब्दों में लिखा गया है कि रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणा को संदर्भित करता है, यानी हम पहले से किसी के बारे में बिना किसी तथ्य, बिना किसी एक तरीके से आधार के उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं वही रूढ़िबद्धता कहलाती है। अभी इसी से रिलेट करते हुए हम लोग पूर्वाग्रह को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया जेंडर स्टीरियोटाइप समझ गए कि सर बिना किसी आधार पे हम किसी के बारे में जो एक तरीके सोच डेवलपमेंट कर लेते हैं, कोई एक धारणा बना लेते हैं, वो रूढ़िबद्धता होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं जो लड़कियां होती घर का काम करती हैं और जो लड़के होते बाहर का, तो ये एक तरीके से इनका कोई आधार नहीं है, ये लिंग रूढ़िबद्धता सोच को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में महान स्मिथ साहब क्या कहते हैं कि रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित होता है, जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी रूढ़िबद्धता में अंधविश्वास और इसमें अधूरी सूचना, यानी सूचना का कोई आधार होता ही नहीं है, तथ्य का कोई आधार नहीं होता, अपने अनुसार ही कोई हम लोग मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं, तो इसे ही हम कह सकते हैं लैंगिक रूढ़िबद्धता। इतना इसके बारे में जानते रहना, स्टीरियोटाइप्स को समझा दिया क्या होता है लिंग रूढ़िबद्धता। किसी के बारे में बिना किसी आधार के हम लोग जो धारणाएं डेवलपमेंट कर लेते हैं वो लिंग रूढ़िबद्धता हो जाती है। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा पूर्वाग्रह के बारे में जानते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझना, पूर्वाग्रह से तात्पर्य है बिना किसी तथ्य के या तार्किक आधार के प्रति धारणा बना लेना। यानी कोई भी मेरे भाई तथ्य है उसका ना ही कोई वैज्ञानिक रूप है, ना ही कोई उसका एक तरीके से आधार है, उसके प्रति हम लोग अगर कोई धारणा, कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर ले रहे हैं तो ये होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता पूर्वाग्रह का। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे लड़कियां गणित में अधिक असफल होती हैं, एक तरीके की ये पूर्वाग्रह को दर्शाता है, एक तरीके से लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है कि लड़कियां जो सामान्यतः गणित में असफल हो जाती हैं, ये समाज में प्रचलित है। तो ये क्या होता है, ये पूर्वाग्रह, लड़कियों के बारे में हम लोग बिना किसी तथ्य के पहले ही धारणा बना लेते हैं और जो एक तरीके से गलत है। आज लड़कियां भी बहुत आगे जा रही, चाहे वो मैथ हो गया या फिर किसी भी क्षेत्र में हो गया। तो ये होता है कि भैया पूर्वाग्रह का अर्थ होता है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। पूर्वाग्रह से तात्पर्य है किसी तथ्य या तार्किक आधार के प्रति धारणा बना लेना। बिना किसी तथ्य, बिना किसी तार्किक आधार के प्रति हम किसी को कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं किसी के बारे में कि वह ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये पूर्वाग्रह होगा। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, एक तरीके से कल्पनात्मक बातें होती हैं। या फिर यूं कहें कि लड़कियां अच्छा गाना गाती हैं लड़कों की अपेक्षा। हमेशा आप सुनते हुए आ रहे होंगे कि चलो लड़कियों को खड़ा करते हैं क्लास में, लड़कियां अच्छा गाना गाती हैं, तो ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है कि लड़कियां ही अच्छा गाना गाती। अगर लड़कियां ही अच्छा गाना गाती तो आज पूरे जितने भी सिंगिंग के एक्टर वगैरह हैं वो लड़कियां ही रहती। तो ये पूर्वाग्रह है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। इसमें दोनों उदाहरण पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं कि मैथ में लड़कियां असफल हो रही, ये भी पूर्वाग्रह को बताता है, लड़कियां अच्छा गाना गाती, ये भी पूर्वाग्रह को बताता है। यानी हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, अगर भेदभाव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम पूर्वाग्रह को, हम रूढ़िबद्धता को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए, पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। जैसे जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, समाज, क्षेत्र आदि पर आधारित होता है। जो पूर्वाग्रह होता है जाति के आधार पर भी होता है कि आप इस जाति के हो ये काम नहीं कर सकते, आप इस धर्म के हो ये काम नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर तो होता ही है, स्त्री पुरुष में काम का बंटवारा हो जाता है, समाज में भी होता है, और क्षेत्र विभाजन के आधार पर भी पूर्वाग्रह होता है कि इस क्षेत्र के लोग ये काम करने में ज्यादा श्रेष्ठ हैं, इस क्षेत्र के लोग इस काम को करने में कम श्रेष्ठ हैं। तो पूर्वाग्रह इन चारों पांचों की वजह से भी हो जाता है, चाहे वो जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, समाज या फिर क्षेत्र, इनके आधार पर पूर्वाग्रह भी होता है, ठीक है। ये इतना अच्छे से जानते रहना पूर्वाग्रह पक्षपात के बारे में। पूर्वाग्रह विवेकहीन होता है, इनमें बिल्कुल भी एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं होता, ये बिल्कुल समझ ही नहीं पाते किसी के बारे में कौन सी हमें धारणा बनानी है, अपने मनगढ़ंत कहानियों को हम एक तरीके से डेवलपमेंट कर लेते हैं। पूर्वाग्रह अर्जित होता है, ये नेचुरल नहीं होता, इन्हें हम बनाते हैं।
पूर्वाग्रह पूर्ण रूप से किसी समूह द्वारा संचालित किया जाता है। ये हम सब जानते हैं, किसी एक विशेष समूह, किसी विशेष जाति के द्वारा पूर्वाग्रह संचालित किया जाता है कि तुम भैया ऐसे इस जाति में जन्मे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम उस जाति में जन्मे हो, तुम वो कार्य नहीं कर सकते। तो पूर्वाग्रह जो होता है किसी समूह द्वारा संचालित किया जाता है। पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से बिल्कुल भी नहीं है, और यहां से क्वेश्चन भी आता है कि पूर्वाग्रह का संबंध ऑप्शन में अगर वास्तविकता से नहीं है तो टिक करेंगे कि पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से, रियलिटी से बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने अनुसार मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक अध्यापक को या फिर विद्यालय प्रबंधन को किसी भी आधार पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार या फिर पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, और साथ ही विद्यार्थियों को भी इनसे बचाना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक हो गए, चाहे स्कूल कॉलेज का प्रबंधन या मैनेजमेंट है, वो भैया लैंगिक रूढ़िबद्धता को बिल्कुल उसको बढ़ावा ना दे, बिल्कुल पूर्वाग्रह से उसको बचना चाहिए। क्लास में एक तरीके से लड़की लड़कों में, बॉयज गर्ल्स में, यानी स्टूडेंट छात्र छात्राओं में बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए। इसी के आधार पे अब हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एक बार अगर इतनी पॉइंटों को समझ गए तो यस करिए कि हाँ सर अब हम लोग समझ गए पूर्वाग्रह क्या होता है। तो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी भैया की एक तरीके से तार्किक आधार के प्रति हम किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह होता है। इसी तरीके से हम लोग लिंग रूढ़िबद्धता को कह सकते हैं कि एक तरीके से हम किसी के बारे में एक तरीके से पारंपरिक बातों का निर्वहन करते हो। जैसे शुरू में कह दिया गया कि लड़की भैया होम साइंस ही लेंगी, तो अब लड़कियों को होम साइंस दी ही जा रही है, तो ये रूढ़िबद्धता को दर्शाता है कि लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो ये लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब सामाजिक संरचना में भैया दो पहलू इंपॉर्टेंट है, एक स्त्री और एक पुरुष। इतना भी इसके बारे में जानते रहना। इसके पहले हम लोग लिंग को पढ़े हैं, जेंडर को पढ़े हैं। जेंडर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, तो एक भैया सामाजिक संरचना है, एक सोशल प्रोसेस है जो समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। और लिंग की अगर परिभाषा आ जाए तो हम कह सकते हैं जिससे किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे हम जेंडर कह सकते हैं। बिल्कुल जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी मैं आपको बिल्कुल बता दिया सीटेट के अकॉर्डिंग। यही अगर बीएड के लिए पढ़ते तो और डीप में हम लोग जाते, लेकिन यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन टिक करना है। आइए अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे चलते हैं और बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यानी एक देखो, अभी मैं ऊपर बताया कि एक अध्यापक को क्लास में बिल्कुल भी भैया लैंगिक पक्षपात नहीं करना, बिल्कुल पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। लेकिन एक अध्यापक क्या कर रहा है, वो लड़कियों पे कम ध्यान दे रहा है, यानी बच्चियों को कम पढ़ाना चाह रहा है और लड़कों पे अधिक ध्यान दे रहा है। तो ये बताइए ऑप्शन नंबर ए है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या फिर जेंडर समरूपता। तो मैं अभी बताया कि क्लास में आपको जेंडर पक्षपात से बचना चाहिए। तो ए फॉर अमेरिका, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है। सीटेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। जितने प्रश्न यहाँ पे उठा के लाया हूं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को रिपीट होने की संभावना भी रहती है। चलिए आइए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? सबसे पहले जेंडर पक्षपात के बारे में आप चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, या फिर जेंडर के विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे। ये तो नहीं, आप ही हम आपको बताए हैं कि जेंडर के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। जेंडर पृथक खेल भावना की लड़की ये खेल खेले, लड़के वो खेल खेले, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है मेरे भाई, जेंडर के विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जेंडर के हम लोग जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं उनको महत्व नहीं देंगे, बल्कि जो जेंडर पक्षपात हो रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे, उस पे एक पैनल बैठा के उस पे हम एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन करेंगे, किसी से दूर कर सके। तो ए फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर जाएगा। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समान की अवधारणा को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका है जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, बताइए। देखिए सही इसमें ये पूछ रहा है कि भैया जो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं हैं,
यानी एक तरीके से हमारे समाज में जो एक तरीके से लैंगिक विभेदिता जो उत्पन्न है, व्याप्त है, वो किसको दर्शाती, उस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा इसका उत्तर जाना चाहिए जेंडर रूढ़िवादिता को। अगर आप लड़की लड़कों में भेद कर रहे हैं, उनको उनको उनके लड़की लड़कों के होने के आधार पर ही काम का बंटवारा कर रहे हैं, तो भैया आप जेंडर यानी एक तरीके से लिंग रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं, तो ये डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भले ना रिपीट हो, लेकिन इसी बेस पे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन को। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता पिता सही गतिविधि को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यानी देखिए, हमारे पाठ्यचर्या में ऐसी कहानी को शामिल किया गया है, जो पिता होते वो घर के कार्य को करते हैं। इसके पहले जो कहानियां आती थी, वो पिता जो थे वो बाहर के कार्य करते थे, माताएं जो थी वो घर में कार्य करती थी। लेकिन अब कहानी उल्टा हो चुकी है, जो पिता होते कहानी में बताया जा रहा है कि वो घर के कार्य कर रहे हैं और माता पिता सही गतिविधियों को कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक ध्यान से मेरी बात सुना, माता पिता जो हो रहे हैं वो मिलके किसी घर के कार्य को कर रहे हैं। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाना, उसके बाद जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है ये, या फिर यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या फिर जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है? बताइए, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता नहीं, अगर पिता घर में कार्य कर रहे हैं, ऐसी कहानी में बताया जा रहा है, तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ रहा है, यानी यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है, प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, विभेदीकरण नहीं कर रहा है, बल्कि यह समाप्त कर रहा है। तो बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर जाएगा। ठीक है, 4 का बी फॉर बनाना बिल्कुल सही उत्तर इसके साथ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मैं शायद इसको एक तरीके से मैं यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा भी था, तो बहुत से बच्चे इसका गलत उत्तर दिए थे। जेंडर यानी लिंग क्या है? एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक अवधारणा। जैविक अवधारणा आपका लैंगिकता है, आपका सेक्स है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, या फिर एक सामाजिक संरचना। ठीक है, तो मैं ऊपर भी बताया था, जो जेंडर होता है ये एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, एक तरीके सोशल प्रोसेस है, ये सोशल प्रक्रिया है, ये भैया डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए आइए आप अगले पे चलते हैं। खिलौना, पहनावे की वस्तुओं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शित करता है। यानी जो खिलौने हो गए, पहनावे हो गए, घरेलू सामग्रियां हो गई, व्यवसाय हो गए, रंगों को हम विशिष्ट लिंग, यानी कि तुम अगर बॉय हो तो तुम ये कपड़े पहनो, तुम गर्ल हो तुम ये खिलौने खेलो, घरेलू सामग्रियों के लिए स्त्रियों के अलग, बॉयज के लिए अलग। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो भैया ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये विकसित जेंडर को तो बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करेगा, जेंडर सिद्धांत को भी प्रदर्शित नहीं करेगा, बल्कि ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है कि हम लड़कियों लड़कों में बंटवारा कर दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी भैया जेंडर रूढ़िवादिता को, देखो ध्यान समझना, जैसे ही जेंडर के क्वेश्चन सीटेट में दिखे तो हमेशा उस क्वेश्चन को कट कर लेना जो निगेटिव बातें करेगा। अगर जो गर्ल्स बॉयज में डिफरेंट की बात करेगा, उनमें अलग अलग विभेदीकरण की बात करेगा, वो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। जो लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा देगा वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। तो लैंगिक रूढ़िबद्धता को भैया ये एक तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। 6 का सी फॉर चेन्नई उत्तर सही जाएगा। चलिए, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसकी सही विवेचना करिए। एक शोध में पता चला कि जो अध्यापक होते हैं वो लड़कियों से कम बातचीत करते हैं, यानी लड़कियों से क्लास में कम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, बल्कि लड़कों से अधिक क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। तो भैया यह किसको दर्शाता है? इसकी सही विवेचना क्या हो सकती है? तो बताइए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती। नहीं, लड़के लड़की दोनों समान होते, किसी को भैया अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ये में भी हो भी सकता है ये। उसके बाद कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। लड़के लड़कियां दोनों समान है, दोनों को आप अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा शोरगुल करेंगे ही नहीं। उसके बाद डी ऑप्शन है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। अभी मैं ऊपर बताया कि बिल्कुल पक्षपात नहीं करेंगे, तो इसका भैया बी फॉर बनाना उत्तर जाएगा कि आप लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लड़कियों पे कम ध्यान दे रहे हैं, उनको कम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये लैंगिक पक्षपात को दर्शा रहा है। तो बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर चला जाएगा। आइए 8 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। समाचार पत्रों, कहानियों एवं कतरनों का चयन करना
प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करता है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ठीक है, चलिए आइए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लैंगिक या फिर जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक या फिर जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, सी ऑप्शन है लैंगिक या फिर जेंडर रूढ़िवादियों को की सामना करने के लिए, या फिर लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। पक्षपात बढ़ाने की बात कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है आप समाचार पत्रों से कहानियों को, कतरनों को एक तरीके से चयन कर रहे हैं, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें भैया स्त्री पुरुष में जो एक तरीके से भेद है उनको आप दर्शा रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इसका सही सही उत्तर किसके साथ जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए 8 का, कि ये एक तरीके से कि लैंगिक जेंडर स्थिरता को की स्थिरता को बढ़ाने के लिए नहीं, स्थिरता को बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल नष्ट करेंगे। उसके बाद ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, बल्कि उनका सामना करेंगे। स्त्री पुरुष में जो विभेद है हम कहानियों कतरनों से उनको इकट्ठा करके लोगों के सामने लाएंगे, देखो ये गलत हो रहा है, अखबार में गलत छापा जा रहा है, तो यानी उसका हम सामना करेंगे। तो सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर चला जाएगा। और ये तो भैया पक्षपात को बढ़ाने की बात कर रहा है, डी फॉर डेनमार्क वैसे ही गलत हो जाएगा, तो सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन समझ में आ रहा तो यस करिए आप लोग। ठीक है, चलिए एक बार यस करिए, बहुत अच्छी बात है। आइए इन क्वेश्चनों को देखे रहेंगे तो अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर पाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों डॉट 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 को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण की जाती हैं। ठीक है, यानी जो बच्चे होते हैं वो इनमें से किसको छोड़कर और बाकी सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन हो गया, मीडिया हो गया, समाजीकरण हो गया, संस्कृत हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, यानी बच्चे जो होते हैं किसमें भैया, किसके अलावा बाकी सबसे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। संस्कृत से बिल्कुल, संस्कृत के आधार पे भी हम लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण हमको पता है कि जो लिंग भैया निर्धारण होता है वो तो समाजीकरण पे 100% ये आधारित है ही है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद मीडिया के द्वारा भी लैंगिक पक्षपात होता है, लैंगिक भूमिकाओं को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन ट्यूशन द्वारा इसका कोई आधार नहीं बन रहा है। तो इसका जो कि भैया ए फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर जाएगा कि ट्यूशन को छोड़कर बाकी तीनों के द्वारा हम लोग लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। जो ए फॉर अमेरिका है, ये ट्यूशन में आप क्या लैंगिक भेदभाव करेंगे, यानी क्लास में आप क्या लैंगिक भेदभाव करेंगे, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो गया ए फॉर अमेरिका उत्तर इसका एक तरीके से सही हो जाएगा कि बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक मैं पूछा था कि एक तरीके से YouTube पर कि लिंग है यानी जेंडर है एक सहज गुण, एक सामाजिक संरचना, एक जैविक सत्ता या फिर एक शारीरिक संरचना। तो अधिकतर बच्चे इसे शारीरिक संरचना पे बताए। बच्चे जब शारीरिक संरचना की बात करोगे तो ये सेक्स रिलेटेड हो जाएगा, ये एक तरीके से आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो जाएगा। ठीक है, जब बात आती है लिंग की, जब बात आती है जेंडर की, तो ये एक तरीके से हमारा सोशल प्रोसेस है, एक तरीके से हमारा ये सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका जो कि आपका कौन सा बी फॉर बनाना उत्तर सही जाएगा कि भैया जैसे ही जेंडर देखो ये सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, इतना इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के जो होते हैं वो उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ा रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं अथवा बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यानी एक प्रयोगशाला है, उसमें जो भी उपकरण है वो लड़के अपने कंट्रोल में लेते हैं और लड़कियों को सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए बात करते हैं, जो भी डाटा वगैरह रहता है उनको रिकॉर्ड करने के लिए बात करते हैं, कहते हैं तुम उपकरण मत लो, तुमसे टूट जाएगा। तो यह प्रवृत्ति किसको दर्शाती है, तो सीधे सीधे बात है कि भैया यह ऑप्शन नंबर आपका ए है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाओं विद्यालय में भी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है लड़के उपकरण को ज्यादा कुशल से संभाल सकते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है, यहाँ पे किसी की श्रेष्ठता की बात कर रहा है, ये पहला में गलत हो जाएगा, कुशलता की बात कर रहा है। लड़कियां नाजुक तो बिल्कुल है गलत, लड़कियां कहाँ नाजुक होती हैं आजकल की, ये तो भैया खुद भी श्रेष्ठ होती जा रही हैं, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड करती नहीं। भैया लड़कियों से भी गलती होती है, वो अवलोकन करता अच्छी नहीं होती, लड़के भी अवलोकन अच्छा करते हैं। यानी पक्षपात चाहे लड़की का बढ़ावा करे चाहे लड़की को बढ़ावा करे, दोनों गलत है। तो यानी इसका आपका की एक तरीके से 11 का सही उत्तर ए फॉर अमेरिका के साथ जाएगा कि यह दिखा रहा है कि जो लड़के उपकरण को अपने हाथ में ले रहे हैं, लड़कियों को कोई उपकरण नहीं दे रहे हैं। ये ए फॉर अमेरिका को दर्शा रहा है भैया कि ये अमेरिका कंट्री को नहीं, बल्कि ये इसको दर्शा रहा है कि जो क्लास में यानी विद्यालय में भी रूढ़िबद्धताएं भूमिकाएं व्याप्त हैं, स्त्री पुरुष में रूढ़िबद्ध यानी स्टेरियोटाइप जो एक तरीके से रोल है वहां भी व्याप्त है। तो ए फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए
आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसको सभी बच्चे पढ़िए, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। आइए, बहुत अच्छी बात है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है। अब इसका उत्तर आप सभी को देना। इतना मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, बीएड में भी ये टॉपिक अभी पढ़ाइए रहा हूँ, उसके बाद सीटेट में ये टॉपिक चल रही है। तो बताइए ये किसको दर्शा रहा है। एक अध्यापक है, वो यह समझता है कि लड़के गणित में अच्छे होते बल्कि लड़कियां कमजोर होती हैं। यह किसको दर्शा रहा है, कि लिंग की पक्षपाती को, यानी जेंडर पक्षपात को, शिक्षाप्रद को, सही दृष्टिकोण वाला बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नीति परक को। तो बताइए इसका उत्तर किसके साथ जाएगा। अध्यापक सीधे सीधे भैया जेंडर पक्षपात की बात कर रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लिंग पक्षपात की बात कर रहा है अध्यापक, लड़कों लड़कियों में अंतर कर रहा है। तो इसका भैया क्या हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल, अगर अभी ये बीएड के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़े रहते हैं। जो भी बच्चे बीएड में, वो सब के सब क्वेश्चनों को सही कर ले जाएंगे, क्योंकि बीएड में बिल्कुल हम लोग थम के चीजों के डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, जो रेगुलर क्लास वगैरह किए रहते हैं उनके लिए और इजी हो जाता। बिल्कुल भी अगर रेगुलर क्लास आप नहीं किए हैं तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। हम एक एक क्वेश्चन को ऐसे आपको बता रहे हैं, उसके साथ साथ जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, आपके सब क्वेश्चन बड़े आराम से टिक हो जाएंगे। देखिए, लड़कों लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा इसमें से सही है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, या फिर लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। उसके बाद सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो पहला में गलत हो जाएगा। उसके बाद लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो ये बताइए ये किसको दर्शा रहा है भैया। तो ध्यान से समझिएगा, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, बिल्कुल भी बात गलत है। यहाँ पे आप लोग लिंग असमानता को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तभी सही कर पाएंगे, वरना गलत कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए, आपके अनुसार वो क्या सही हैं। जो लड़के हैं वो घर के बाहर कार्य करने में सहायता नहीं, लड़के घर के बाहर भी कार्य कर सकते हैं, घर के अंदर भी। और लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, यानी घर के कार्यों में ऐसा नहीं कि आप बताओ कि नहीं तुम लड़के हो केवल घर के बाहर ही काम करो, नहीं। तो भैया ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन इसे एक तरीके से लैंगिक विभेदीकरण से समझेंगे तब समझेंगे। अभी मैं ऊपर बताया कि लड़के जो होते हैं वो बीएड में भी टॉपिक पढ़े होंगे कि लड़कों को माना जाता है कि घर के बाहर के कार्य करेंगे, लड़कियां घर के अंदर। तो यहाँ पे विभेदीकरण को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को टिक करेंगे तो सही कर जाएंगे। ठीक है, यानी लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। तो बी फॉर बनाना इसका उत्तर सही जाएगा। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, ये कहाँ का भैया, किस बुक में लिखा गया है, ये तो पहले में गलत हो जाएगा। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, नहीं, लड़कियां घर के बाहर भी कार्य कर सकती हैं। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को और जब पढ़ेंगे ना उस क्वेश्चन को तो समझ जाएंगे। चलिए, उसके बाद अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति कहने के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका की भैया दृष्टिकोण कैसा है, यानी वो अपने जो कमेटी के प्रधान थे उन्हें सभापति कहने के बजाय वो सभाध्यक्ष कहती है, यानी सभा के अध्यक्ष कहती है। तो यह किसको दर्शा रहा है, अध्यापिका के इस गुण को क्या दर्शाता है। तो यानी एक अध्यापिका उपयुक्त परिभाषिक शब्दों का पालन कर रही है, उसके बाद परिभाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या फिर आपका सी ऑप्शन है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं। वो सभापति कहने के स्थान पर सभाध्यक्ष कर रही है, तो वो लिंग पूर्वाग्रह से एक तरीके से ग्रस्त नहीं है। बल्कि अगर क्वेश्चन ये रहता कि एक अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभाध्यक्ष कहने के स्थान पर सभापति कह रही है, तो वो पूर्वाग्रह से एक तरीके से ग्रस्त रहती। लेकिन ये इसका उल्टा कर रही है, यानी जो सभापति उनको सभाध्यक्ष कह रही है, यानी वो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों ऑप्शन भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट यहाँ पे हम लोग लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात कर रहे हैं, तो वो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, चलिए सीटेट हमेशा बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको कहता है कि हम हमेशा बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करेंगे। चलिए आइए, जो आपकी एक तरीके से छात्राएं हैं, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन
उन्हें तब कठिनाई आती है जब जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। भैया उनसे तर्क के आधार पर पूछा जाएगा तो भी उसका उत्तर देंगी। जो लड़की गणित सीख सकती हैं वो गणित का तर्क भी दे सकती हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही क्यों होगा। उसके बाद अपनी आयु के लड़के की तरह अच्छी गणित सीख सकती है, ये पॉजिटिव आंसर है तो ये सही हो सकता है। उसके बाद सी ऑप्शन है अपनी आयु के लड़कों की तुलना में एक तरीके से स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती। नहीं, वो भैया अपनी आयु के लड़कों के साथ बराबर कुशलतापूर्ण निष्पादन कर सकती हैं। यहाँ पे भेदभाव की बात कर रहा है, ये तो ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। उसके बाद भाषिक तथा संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। नहीं, लड़कियां जो होती हैं भैया वो तो भाषाई और संगीत संबंधी क्षमताएं रखती हैं, साथ में साथ वो गणित के बारे में भी अच्छा सीख सकती हैं। यानी हमेशा पॉजिटिव आंसर लेके चलेंगे। अपनी आयु के लड़कों की तरह भी वो अच्छी गणित सीख सकती हैं, मैथमेटिक्स को सीख सकती हैं, उनसे डर नहीं सकती। तो छात्राओं का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बनाना। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते? नहीं भैया, लड़के ही कहाँ बुद्धिमान होते। अगर लड़के ही बुद्धिमान होते तब तो लड़कियां पढ़ाई लिखाई छोड़ दी होती। ये ऑप्शन पहले में ही गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती? नहीं, लड़कियां कहां से अधिक बुद्धिमान होती हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, उसके साथ साथ समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी बात गलत है। यानी जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपके बुद्धि है, वो लिंग के साथ कोई उसका संबंध नहीं। स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सबकी बुद्धि एक जैसी मानी जाती। हाँ, डिपेंड करता है उनके वातावरण पर। अगर एक बालक जैसे जन्म लिया, एक यहीं पे एक बालिका जन्म ली, दोनों को समान शिक्षा व्यवस्था, आप दो शिक्षा एक तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करो, दोनों का समान डेवलपमेंट होगा, तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, ये कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार अगर इन क्वेश्चनों को समझ रहे हैं तो यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं भाई, हम लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लड़कों को जोखिम उठाने के लिए कह रहे हैं उनको निर्भीक, तो ये तो पहले में गलत हो जाएगा। उसके बाद लड़के लड़कियों को एक साथ गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। हाँ, ये सही हो सकता है कि हम उनको उनके कोई पारंपरिक भूमिकाओं का एक तरीके से पालन करने के लिए नहीं कहेंगे। लड़की कोई भी कार्य कर सकती, लड़के कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं कर सकते, ये ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर कि शिक्षार्थियों के कार्यों को सराहना करना चाहिए। नहीं, आप क्लास में लैंगिक रूढ़िबद्धता को दूर करना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते अरे बेटे तुम लड़के हो बहुत अच्छा करो, तुम लड़की हो बहुत अच्छा करोगी। नहीं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं, बल्कि उन्हें स्टूडेंट बोलो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखो, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, यानी उनको एक तरीके से हतोत्साहित कर दो, यानी डिमोटिवेट कर दो कि नहीं भैया तुम लड़की हो, तुम कुश्ती मत लड़ो। ठीक है, अभी देखो कोई फोगाट, गीता फोगाट वगैरह थी, इन्होंने मेडल लेके आया, तो इस हिसाब से भारत के लिए कुश्तियां लड़कियां भी लड़ रही हैं, तो ये तो ऑप्शन पहले में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कक्षा में भैया कि जेंडर रूढ़िबद्धता से आप बचना चाहते हो तो क्या करोगे, तो लड़के लड़कियों को एक साथ गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखेंगे, उनको सभी साथ में क्रियाकलाप करवाएंगे, तो बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। राज्य स्तर पर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो भैया अगर लड़कियों को वरीयता दे रहा है, लड़कों को यहाँ पे वरीयता नहीं दे रहा है, तो ये पहलवा पक्षपात की बात कर रहा है। ठीक है, ये पहलवा पक्षपात की बात कर रहा है, तो बताइए क्या यह दर्शाता है, किस सोच को दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, या फिर अगर यहाँ पे पक्षपात रहता तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता है। वैश्विक प्रवृत्तियां को, परियोजनात्मक उपागम को, या फिर प्रगतिशील चिंतन को। तो हम सबको पता है पे लड़कियों को वरीयता दे रही है, भेदभाव की बात कर रहा है, फिर लैंगिक पूर्वाग्रह की बात कर रहा है, लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात कर रहा है, एक तरीके से हम लैंगिक पक्षपात की बात कर रहा है, तो ये फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वांगीण तरीका क्या हो सकता है? यानी आपके स्कूल में लिंग भेदभाव से आप बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तभी इसका उत्तर आप लोग कर पाएंगे, और इसका उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा,
जब क्लास ऑफ हो जाएगी तो। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, लिखेंगे सर 90, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा। ठीक है, चलो इसको पढ़ने, यानी आप देखो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचना चाहते हैं तो कौन सा तरीका बेस्ट होगा? पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करेंगे, हाँ हो सकता है। उसके साथ साथ विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से पालन करवाना में भी हो सकता है भाई। उसके साथ साथ संगीत प्रतियोगिता के लिए की लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों, यहाँ तो पहलवा आप पूर्वाग्रह कर रहे हैं, पहलवा लैंगिक पक्षपात करें, ये तो पहलवा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कि शिक्षक द्वारा उनके उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं वरना आप कंफ्यूज होंगे। देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये बताओ लैंगिक पक्षपात अगर स्कूल में समान अध्यापक समान महिला आ जाए तो क्या कम होगा? नहीं कम होगा। जब तक उनकी थिंकिंग नहीं बदलेगी तब तक नहीं कम होगा। अगर आप नियम बना रहे हैं, कड़ाई से उनका पालन कर रहे हैं, भैया किसी को फोर्स करके आप लैंगिक भेदभाव नहीं दूर करवा सकते, बिल्कुल सरल स्वभाव से दूर करवा सकते हैं। तो शिक्षक द्वारा उनके लैंगिक पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करेंगे, यानी एक तरीके से आप जो भी भैया लैंगिक पक्षपात कर रहा है उनके व्यवहारों का आप अध्ययन करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्लास में स्त्री पुरुष का समान आप एक तरीके से चयन कर लिए तो लैंगिक पक्षपात दूर हो जाएगा, नहीं दूर होगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि भैया जो पक्षपात व्यवहार कर रहे हैं उनको अधिसंज्ञान करो, उनके एक तरीके से अपने संज्ञान में लीजिए, उन पे चर्चा कीजिए, उनको दूर करने का प्रयास करिए। तो डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ा, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा 20, उसके आगे चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा, चाहे डी होगा, इसको आप लोग लिख के इसका उत्तर दीजिएगा। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक असमानता को एक अच्छी पाठ्यपुस्तक, उसके आगे यहाँ पे ऐसे कर लीजिए डॉट 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 से बचती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप हो गया। ठीक है, चलिए एक अच्छी पुस्तक, यहाँ पे खाली स्थान से बचती है, एक अच्छी पुस्तक लैंगिक पक्षपात से बचती है, एक अच्छी पुस्तक सामाजिक उत्तरदायित्व से बचती है, एक अच्छी पुस्तक यानी एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से बचती है। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्लास ऑफ होने के बाद, वरना अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 20 क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम जो यहाँ पे पढ़ाने आए थे, उम्मीद करते हैं ये सब टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज की क्लास में हम लोग जेंडर को पढ़े हैं, इसके बाद आने वाली क्लास में हम लोग एक तरीके से लैंग्वेज एंड थॉट को पढ़ेंगे, यानी भाषा और विचार को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग संज्ञान और संवेग को पढ़ेंगे, फिर 3 मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे लेओ वाइगोस्की कोहलबर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से धीरे धीरे हम लोग एग्जाम के पहले पहले खूब अच्छे से सिलेबस को कवर कर लेंगे, और जल्दी ही मैं हिंदी की पैडागॉजी, ईवीएस की पैडागॉजी जल्दी पढ़ाने वाला हूं। इन सब पैडागॉजी को ऐसे पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। देखो हिंदी पैडागॉजी तो बीएड में मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं, ठीक है, लेकिन एक बार और अच्छे से एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाऊंगा, उनके एमसीक्यू को सॉल्व कराऊंगा, तो और बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। परेशान मत होइए, पेशेंस बनाए रखिए, बीएड की भी तैयारी करते रहिए, सीटेट की भी तैयारी करते रहिए। जिन बच्चों का बीएड हो गया है वो भी अच्छे से क्लास को समझिए, आपके एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए क्लास समझ में आई तो ये लाइक वाइक कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हाँ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करिए। ठीक है, चलिए द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं पूरे कि एक एक क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझे होंगे। आइए एक बार मैं थोड़ा सा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए आप सीटेट का जैसे बीएड में आपको कंप्लीट नोट्स मिलता था, सीटेट में भी आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके आपके भैया बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स दिया जाएगा, और नोट्स और मेरी क्लास मिला के पढ़ेंगे तो खूब बेहतर तैयारी करेंगे और अच्छे से अच्छा नंबर लेके आएंगे। और जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं सीटेट का भैया 120 प्लस बड़े आराम से आप अचीव करेंगे। लेकिन इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करते रहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। और हाँ जल्दी मैं आपको कुछ बुक भी बताने वाला हूं, उन बुक को लेके अच्छे से क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट लगे आपको इस नंबर पे अपने डाउट भी भेज सकते हो। नोट के साथ साथ आपके जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इस नंबर पे अपने क्वेश्चन का फोटो खींचिए भेज दीजिए,
मैं देखूंगा, आपका सॉल्व करने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में कि एक तरीके से लैंग्वेज और थॉट को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, चलिए।